हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये है आपका हिंदी भाषा का विकास का पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जब प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक है आपके BSN की जी की वन लाइनर बुक हिंदी की, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग अमीर खुसरो की रचना में मिलता है, ठीक है। तो खड़ी बोली क्या है? हिंदी की एक बोली है, ठीक है, जिसका पहला प्रयोग किसकी? अमीर खुसरो की रचना में मिलता है, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास को 3 कालखंडों में बाँटा गया है, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा का विकास है, उसको 3 कालखंडों में बाँटा गया है। पहला है आपका आदिकाल, जो कि चलता है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन-सा? मध्यकाल, जो कि चलता है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि 1800 से लेकर अब तक चला आ रहा है, ठीक है। तो 3 कालखंडों में बाँटा गया है किसको? हिंदी के विकास को, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहला योगदान किसका था? फोर्ट विलियम कॉलेज का था, ठीक है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खुला था? आपके कलकत्ता में खुला था। कब खुला था? 1850 में खुला था, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास में सबसे पहला योगदान इसी का मिलता है, किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था आपका उदंड मार्तंड, ठीक है। उदंड मार्तंड क्या था? हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? आपके 30 मई 1826 को कलकत्ता से किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जुगल किशोर शर्मा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, कब उसका प्रकाशन हुआ? 30 मई 1826 को। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शर्मा थे, ठीक है। तो आपको तीनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं हिंदी के पहले समाचार पत्र से, ठीक है। जो आपका 30 मई है, इसको क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 30 मई को पहले समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब जो हिंदी भाषा का आधुनिक काल है, उसको चर्चा करेंगे। तो इसको भी 4 भागों में बाँटा गया है, ठीक है। पहला भाग है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल कब से कब तक था? 1850 से लेके 1900 तक, ठीक है। और इस काल का नाम किसके नाम पे पड़ा है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे इस काल का नाम पड़ा है। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनको आधुनिक हिंदी प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, ठीक है। इस युग में खड़ी बोली का गद्य के रूप में प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो खड़ी बोली का विकास इसी काल से शुरू होता है, किसमें? आपके भारतेंदु युग से, ठीक है। और खड़ी बोली का पहला प्रयोग गद्य के रूप में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस युग में मूल स्वर नवजागरण की थी। जो आपका ये युग था कौन-सा? भारतेंदु युग। इसमें जो मूल स्वर थे वो किसके थे? नवजागरण के थे, ठीक है। इस युग में हिंदी के विकास के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो हिंदी के विकास के लिए इसमें एक सभा का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कब इसका गठन होता है? 1893 में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? आपके होता है, ये होता है काशी में, ठीक है। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा का गठन कब होता है? 1893 में होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? हिंदी के विकास के लिए होता है। और 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा? चिंतामणि घोष के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सरस्वती पत्रिका इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन कब से शुरू होता है? 1900 से शुरू होता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? आपके चिंतामणि घोष जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड युग, जो कि था द्विवेदी युग, ठीक है। तो द्विवेदी युग कब से शुरू होता है? 1900 से शुरू होता है, ठीक है। 1900 से 1915 तक चलता है आपका द्विवेदी युग। इसमें क्या होता है कि 1903 में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये क्या करते हैं? सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं, ठीक है, संपादक बन जाते हैं। तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बनते हैं? सरस्वती पत्रिका के क्या बन जाते हैं? संपादक बन जाते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा का डिक्टेटर भी किसको कहा जाता है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी में कि हिंदी भाषा का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको द्विवेदी युग से ध्यान रखने हैं। इसके बाद थर्ड युग आता है छायावाद युग, ठीक है। तो जो छायावाद युग है 1918 से लेके 1936 तक चलता है, ठीक है। और इस युग को क्या क्या कहा जाता है? आपका छायावाद युग कहा जाता है, ठीक है। छायावाद के मुख्य 4 स्तंभ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। पहला है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आपका निराला। कौन से? आपका तो जो थर्ड है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और चौथे कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इन चार क्या आपके चारों को क्या माना जाता है? छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से छायावाद का प्रमुख स्तंभ किसको नहीं माना जाता, ठीक है। तो एक अलग नाम आपको दे देगा और बाकी 3 ऑप्शन में ये नाम डाल देगा। सुमित्रानंदन पंत एक हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, आपके निराला जी हो गया, महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ये चार को क्या माना जाता है? छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, ठीक है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का पहला लिखित रूप में प्रयोगकर्ता माना जाता है, ठीक है। तो जो मुकुटधर पांडे है, इनको छायावाद का पहला लिखित रूप में प्रयोगकर्ता माना जाता है, ठीक है। छायावाद का शाल का पुरुष किसको माना जाता है? आपके निराला, ठीक है। निराला को छायावाद का शाल का पुरुष माना जाता है, ठीक है।
अब चौथा जो है वो है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद चलता है आपके 1936 से लेके 1942 तक, ठीक है। जो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक किसको माना जाता है? आपके कार्ल मार्क्स को प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रगतिवाद के आदि पुरुष माना जाता है किसको? नागार्जुन वैद्यनाथ को क्या माना जाता है? आपके प्रगतिवाद के आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि प्रगतिवाद के का कौन से आदि प्रवर्तक किसको माना जाता है और काल आदि पुरुष किसको माना जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों पॉइंट ऐसे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है हिंदी भाषा के विकास में प्रमुख योगदान किस किसके हैं, ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा जिसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1893 में, ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी में होता है, ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा से क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ठीक है। जो नागरिक प्रचारणी सभा थी इसके संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे और शिव कुमार, ठीक है। ये तीनों क्या थे? आपके नागरिक प्रचारणी सभा के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, ठीक है। इसके सभापति कौन थे? आपके सभापति थे मदन मोहन मालवीय जी थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का प्रथम साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? आपके मद्रास में हुआ था। इसके सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ था, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन दिया था किसने? आपके महात्मा गांधी ने। तो आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं हिंदी के साहित्य सम्मेलनों से, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन कब होता है? 1927 में होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है? मद्रास में इसका मुख्यालय था। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन कब होता है? 1927 में होता है, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन कब होता है? 1936 में होता है, ठीक है। और कहाँ इसका मुख्यालय था? वर्धा में इसका मुख्यालय था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना कब होती है? 1936 में होती है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? वर्धा में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापना कब होती है? 1961 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? आगरा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है और मुख्यालय कहाँ है इसका? आपका आगरा में, ठीक है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना कब होती है? 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? दिल्ली में। तो आपको ये सारी संस्थाएं ध्यान रखनी है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 स्थापना कहाँ पे होती है? वर्धा में होती है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान 1961 स्थापना कहाँ पे होती है? आगरा में होती है, ठीक है। फिर आता है आपका अखिल भारतीय हिंदी संस्था स्थापना कब होती है? 1964 और मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आता है नागरी लिपि परिषद। नागरी लिपि परिषद का गठन कब होता है? 1975 में होता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ आपका? दिल्ली में, ठीक है। आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने। अब देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, ठीक है। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो जो आपके क्या था 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि हिंदी को संवैधानिक रूप से किसका? राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या माना जाता है? आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब क्या होता है? संविधान लागू होता है। तो उसी दिन क्या होता है? जो आपकी हिंदी थी उसको भी संवैधानिक मतलब एक तरीके से संविधान में दर्ज हो गया था और संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने किसने दिया था संविधान सभा में? आपको पता है संविधान सभा बनी थी हमारी कब? आपकी 9 दिसंबर आपकी बनी थी 1946 में बनी थी। कौन सी? संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव होते हैं, उसके बाद संविधान सभा बनती है। तो जो संविधान सभा में क्या हुआ था? हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? आपको ध्यान रखना है गोपाल स्वामी अयंगर ने। जो आपकी संविधान सभा थी 1946 वाली, उसमें राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक क्या है? हिंदी का जिक्र है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान में हिंदी का जिक्र किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक पूरा हिंदी का जिक्र है, जिसमें हिंदी के बारे में क्या किया गया? विस्तृत रूप में चर्चा की गई, ठीक है। तो जो संविधान का 343 अनुच्छेद है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा अनुच्छेद? संविधान का अनुच्छेद 343। इसमें क्या है? संघ की जो राजभाषा वो क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है। तो इसमें कहा गया है जो संघ यानी कि भारत है, इसकी राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो जो संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 344, उसमें कहा गया है कि एक राजभाषा आयोग का गठन होगा, ठीक है। तो जो पहला राजभाषा आयोग बनता है वो कब बनता है? आपके 1955 में बनता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर खैर क्या थे? आपके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इस समिति में कितने मेंबर थे? 21 मेंबर थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? आपके 1955 में हुआ था, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके बीजी खैर थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको खैर आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। बेजी खैर आयोग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था?
आपके 1955 में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके बीजी खैर थे, ठीक है। इस समिति में 21 मेंबर थे और इस आयोग की पहली बैठक कब होती है? जुलाई 1955 में होती है, ठीक है। और अपनी रिपोर्टें कब पेश करता है संविधान में? जुलाई 1957 में संसद में अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। कौन? आपका बीजी खेर समिति, ठीक है। जब ये 1957 में अपनी रिपोर्ट को कहाँ पेश करते हैं? संसद में पेश करते हैं। तो एक राजभाषा आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था, ठीक है। 1955 में इसका गठन होता है और जुलाई 1955 में क्या होता है? आयोग की पहली बैठक होती है, ठीक है। इसके 2 साल बाद यानी कि जुलाई 1957 में क्या करती है जो ये राजभाषा आयोग था, ये क्या करती है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहाँ पे? संसद में, ठीक है। जब इस संसद में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है तो संसद के द्वारा एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। कब? 1957 में, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे उत्तराखंड के एक फेमस व्यक्तित्व हैं जीबी पंत, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा 1957 में क्या की जाती? इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। अब इसमें भी 30 मेंबर थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? आपके 1957 में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 351 में क्या है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 120 है, 120 में क्या है? संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है, ठीक है। तो 120 में है आपका संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख। तो आपको ये सारे आर्टिकल ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं संविधान के भाग 17। जो अब आपका संविधान का भाग 17 है, ठीक है। आपके संविधान में टोटल कितने भाग है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि संविधान में टोटल कितने भाग है, ठीक है। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अभी मैंने बोला था कि हिंदी का जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। और किस भाग में है? भाग 17 में, ठीक है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां टोटल? हमारे पास है आपकी 12 अनुसूचियां, ठीक है। जिसकी 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन बनते हैं कि किस अनुसूची में क्या उल्लेख है। आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके जो यूपीएससी के एग्जाम में उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं। तो आपको सारे भाग, सारे अनुच्छेद और जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको क्लियर करते जाना है, ठीक है। जो राजभाषा अधिनियम था 1963 और 1967 में पारित होता है, ठीक है। राजभाषा अधिनियम 26 जून 1965 को लागू होता है, ठीक है। तो जो राजभाषा अधिनियम था जो पारित कब होता है? 1963 में। लागू कब होता है अधिनियम? ये लागू होता है आपका 1965 में, ठीक है। पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग है, ठीक है। पारित होना मतलब संसद से पारित हो गया था और लागू कब होता है? 1965 में होता है, ठीक है। अब जो ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। राजभाषा के विकास के लिए प्रमुख संस्थाएं, तो कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी जो राजभाषा के विकास के लिए हुई थी, ठीक है। तो प्रकाशन विभाग कब बना था? 1944 में बना था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाशन विभाग की स्थापना राजभाषा के विकास के लिए कब किया गया था? तो आपके 1944 में किया गया था, ठीक है। फिल्म प्रभाग कब स्थापना कब की गई थी? आपके 1948 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकादमी जो कि कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1954 में की गई थी, ठीक है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? या आपके शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने मंत्रालय नोट लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। आपके पास 4-5 ऑप्शन दे देगा, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और मानव विकास मंत्रालय और 1-2 मंत्रालय और दे देगा। तो आपको टिक करना है शिक्षा मंत्रालय पे, ठीक है। आकाशवाणी, आकाशवाणी का प्रारंभ कब से होता है? आपका 1957 से होता है, ठीक है। मतलब इसको आकाशवाणी नाम मिला था आपके 1957 में, जबकि ये पहले से 1936, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1936 से आपके रेडियो की जो सुविधा थी वो भारत में चली आ रही थी और 1957 में इसको आकाशवाणी नाम दिया गया था, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट था, इसकी स्थापना 1957 में होती है। और कहाँ पे होती है? आपके नई दिल्ली में होती है, ठीक है। बात करें दूरदर्शन की स्थापना कब होती है? 1949 में होती है, ठीक है। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की शुरुआत 1960 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? आगरा में था, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब होती है? 1967 में होती है, ठीक है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की शुरुआत कब होती है? 1971 में होती है, ठीक है। राजभाषा विभाग की शुरुआत कब होती है? 1975 में। और राजभाषा नियम की शुरुआत कब होती है? 1976 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, राजभाषा से लेकर जितनी भी समितियां बनी है कि चाहे वो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हो, चाहे वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो, राजभाषा विभाग, राजभाषा नियम, आपको सारे याद रखने, ठीक है। 3-4 बार आप इनको नोट करोगे, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची, तो आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? आपकी भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है।
तो जो एक क्वेश्चन बनता है कि जब मूल संविधान था जो हमारा, ठीक है, जो संविधान लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे जो आपकी 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उस टाइम पे आपकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद कुछ भाषाएं नई ऐड होती है। अब आपको वो भाषा याद रखनी है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किस किस भाषा को ऐड किया जाता है, क्योंकि जो मूल मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। उसके बाद कुछ भाषाएं नई ऐड होती है, आपको ध्यान रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किसको ऐड किया जाता है? सिंधी को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपके संविधान में सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। आप इसको ट्रिक बना के याद रख लीजिए, नमक, नमक, ठीक है, नमक, ठीक है। एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, तो जो 92वां संविधान संशोधन 2003 था उसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। तो 3-4 बार पढ़िए, आपको ध्यान हो जाएगी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? आपका 92वां संविधान संशोधन था 2003 वाला, ठीक है, जिससे आपकी कितनी भाषाओं को ऐड किया जाता है? 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किस किस भाषा को किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की, ठीक है। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये वही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है जिसकी स्थापना 1936 में होती है, ठीक है, और कहाँ पे होती है? वर्धा में होती है, ठीक है। तो ये 1973 में क्या करती है? एक संकल्पना तैयार करती है, ठीक है, कि अब हम क्या कराएंगे? विश्व भर में क्या कराएंगे? विश्व हिंदी सम्मेलन कराएंगे। किस लिए? ताकि जो आपका यूएनओ है या कि यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे हिंदी को भी एक भाषा का दर्जा मिल सके, ठीक है, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व में इसलिए क्या किया जाता है? विश्व हिंदी सम्मेलन कराए जाते हैं, ठीक है। अब तक कुल कितने 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। 12वां भी प्रस्तावित था कहाँ पे? भोपाल में। अब इसका कंफर्म नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। जो पहला हिंदी सम्मेलन था जिसकी शुरुआत कब होती है? 10 से 12 जनवरी को 1975 में होता है। कौन सा? पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होता है? नागपुर में होता है, ठीक है। नागपुर कहाँ है? भारत में। उसके बाद दूसरा हिंदी सम्मेलन होता है 1976 में, ठीक है। कहाँ होता है? पोर्ट लुई, जो कि कहाँ है? मॉरिशस में, ठीक है। उसके बाद तीसरा हिंदी सम्मेलन 1983 नई दिल्ली में होता है, ठीक है। फिर चौथा होता है 1993 कहाँ पे? पोर्ट लुई, मॉरिशस में, ठीक है। अब तक मॉरिशस में कितने हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं, ठीक है। पांचवा हिंदी सम्मेलन कब होता है? 1996 में होता है। कहाँ पे होता है? पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है, ठीक है। उसके बाद छठा हिंदी सम्मेलन होता है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है? 1999, और कहाँ पे होता है? यूके यानी कि लंदन में होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, छठा हिंदी सम्मेलन 1999 कहाँ पे होता है? यूनाइटेड किंगडम, और कहाँ शहर कहाँ पे? लंदन में होता है, ठीक है। उसके बाद 7वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होता है? आपका 2003 में होता है। कहाँ पे होता है? आपका सूरीनाम में होता है, ठीक है। उसके बाद 8वां हिंदी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है? 2007, और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पे? आपका यूएसए में, ठीक है। आपका लंदन और न्यूयॉर्क दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए इस यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। 9वां हिंदी सम्मेलन कब होता है? 2012 में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है? जोहान्सबर्ग, जो कि क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, और दक्षिण अफ्रीका में होता है, ठीक है। 10वां कहाँ पे होता है? 10वां होता है 2015 कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। उसके बाद 11 कहाँ पे होता है? 11वां होता है आपका 2018 में, और कहाँ पे होता है? पोर्ट लुई, मॉरिशस में होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब तक पोर्ट लुई में कितने हो चुके हैं? 1, 2, 3, 3 हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हो चुके हैं? आपके पोर्ट लुई में हो चुके हैं। इसलिए पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार हिंदी सम्मेलन किस शहर में हुए थे? पोर्ट लुई में सबसे ज़्यादा बार हिंदी सम्मेलन हुए, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए और बार बार पढ़िए, आपको यहाँ से एक नई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक नई क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा, संस्कृत, एक मिनट, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन है? पाली है, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? संक्रांति काल कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को संक्रांति काल कहा जाता है, संक्रमण काल आप कह सकते हैं। बांग्ला, बिहारी, उड़िया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मगधी, मगधी से किसका हुआ है? बांग्ला, बिहारी, उड़िया का मगधी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। बनारस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो काशी की, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान मत रखिएगा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना
माना जाता है किसको? सरहापाद को, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नशुहु है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी? इंदुमती है, ठीक है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी के। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज आशु। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है, ठीक है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है, ठीक है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी? संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी जो कि किसकी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा संवाद कौमुदी किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है हिस्ट्री के लिहाज से भी और हिंदी के लिहाज से भी, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, ठीक है। किसकी रचना है? मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। कौन सी? पद्मावत। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी? पंच परमेश्वर है, ठीक है। हिंदी की प्रथम कवित्री किसको माना जाता है? मीराबाई को माना जाता है, ठीक है। किसको? मीराबाई को। तार सप्तक में सम्मिलित महिला कवित्री कौन सी? शकुंतला मथुरा सुमन राजे। इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत रखिएगा, ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था, ठीक है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरसिंह दास था, तुलसीदास के गुरु का नाम। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अष्टछाप के कवि ध्यान रखिए, अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य क्या हैं? अष्टछाप के कवि है। कुम्मन दास, परमदास, सूरदास, कृष्णदास। उसके बाद विट्ठलनाथ के भी शिष्य हैं, शीत स्वामी। उसके बाद गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार बना था कि अष्टछाप क्या है, ठीक है। तो अष्टछाप क्या है? 8 कवियों का समूह है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे अपनी स्पीड थोड़ा स्लो करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। तो अगली वीडियो में ट्राई करूँगा धीरे बोलने का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।